दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेड क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जाने वाले 30 प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 को देखेंगे। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन है समस्या, संसाधन, बाधा या परेशानी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसाधन। भारत में जो अधिकांश कक्षाएं हैं वो बहुभाषी होती हैं और उस बहुभाषी को एक संसाधन के रूप में समझना चाहिए, ठीक है, ताकि उस भाषा का प्रयोग करके, ठीक है, उस भाषा को आप सीख के या उस भाषा को अगर आप जान रहे हैं और बच्चा भी जान रहे हैं और दूसरी भाषा से बच्चा नहीं सीख रहा है तो उस भाषा से आप बच्चे को सिखा सकते हैं। चलिए आगे है कि शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां, ठीक है, किसका सूचक है या उसको कैसे समझना चाहिए या उसके लिए उसको डांटना चाहिए या मारना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है। नहीं, ये गलत है, ठीक है। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, यही इसका आंसर होगा। उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन्हें वैज्ञानिक हैं। डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा इन्हें वैज्ञानिक समझा जाता है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो इसका ऑप्शन है पावलोव ने कहा था या यूंग ने या पियाजे ने या स्किनर ने। तो देखिए इसको कहा था पियाजे ने। क्या कहा था? पियाजे ने कहा था, ठीक है, कि जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा उन्हें ये एक वैज्ञानिक भी हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला सवाल, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ पूछा जाता है बार बार परीक्षा में। इसका आंसर होगा बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा जो है आपका नीति प्रयोगवादी विचारधारा पर आधारित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, जटिल परिस्थितियों को, इसको इधर कर देता हूं, रुकिएगा। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे? तो देखिए सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जटिल परिस्थिति आता है, इसको संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। तो कार्य के छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर, ठीक है, इसका आंसर होगा। विषयों कार्य में जटिल परिस्थितियां आने पर शिक्षक का यह कर्तव्य है कि वह कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बच्चों को उसे करने को कहे और ऐसा करने से बच्चे सरलता से जटिल प्रश्नों को हल कर सकते हैं, ठीक है। अगला, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। सवाल को देखिए कि शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो इसका कुछ ऑप्शन दिया है, आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो देखिए एक प्रभावी आकलन युक्ति है या एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं, या अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, या अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्यात्मक है। आप जो ज्ञान बच्चे को देते हैं, जिस रूप में देते हैं, जिस तरह से देते हैं, उस तरह से वो हूबहू पेश नहीं कर सकता है, ठीक है, क्योंकि यह एक समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकता। अगला है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र कैसे होता है, ठीक है। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है
कि विकास की गति एक दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का। ठीक है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, लेकिन यह क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। आगे, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो देखिए जो उचित है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। ऐसी भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अनन्य क्रिया के कारण होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्य भूमिका। ठीक है, समाजीकरण एक विस्तृत और अंतहीन प्रक्रिया है। ठीक है, अंतहीन प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत चलती है, और बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है। अगला सवाल देखिए, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसको प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए यह जो प्रदर्शित कर रही है यह कार्यकरण को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, ये सब सवाल मैंने पहले भी सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में करवा दिया है, आप जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है जेटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट करके। अगला है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो देखिए पियाजे के अनुसार बच्चों का जो चिंतन है वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा का। प्रकार और मात्रा होगा, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन कीजिएगा, पहले प्रकार तब मात्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत समस्या का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत समस्या का उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका आंसर होगा अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ठीक है, वायुगोत्सकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो जो देखिए वायुगोत्सकी जो है इनका कहना है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, ठीक है, बच्चे सीखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया, क्या प्रस्तुत किया है कोहलबर्ग ने? तो देखिए कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है कि नैतिक विकास के चरण को। ठीक है, नैतिकता का यह नियम हो, जो नियम है, ठीक है, नैतिकता का वह नियम होता है जो समाज के नियमों के अनुसार होते हैं। अतः नैतिकता समाज और वातावरण का अंतःक्रिया का परिणाम है, यह याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बुद्धि है। बुद्धि क्या है? तो देखिए बुद्धि जो है, ठीक है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। बेसलर के अनुसार बुद्धि अनेक शक्तियों का एक समुच्चय है, भली प्रकार व्यवहार करने की समुच्चय या ध्रुवीय योग्यता है। ठीक है, 18 नंबर सवाल देखिए कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है। देखिए सवाल मैंने पहले भी पढ़ाया है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन जो है, ठीक है, वो आपका अति संवेदनशील काल माना जाता है, अति संवेदनशील। चलिए अगला सवाल, एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार करो। यह टिप्पणी है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत है। शिक्षक द्वारा दी गई टिप्पणी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करती है। ठीक है ना, ये यहाँ पे गलत है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा।
यहाँ पे होना चाहिए था कि एक शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता कि लड़के बने और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, ठीक है, ये होना चाहिए था। चलिए आकलन 20 नंबर। आकलन जो है, एक मिनट, हाँ, आकलन इसमें लिखा हुआ है केवल आकलन। तो देखिए आकलन जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन और मूल्यांकन दोनों का उद्देश्य बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता आदि का मापन करना है। अधिगम में आकलन को सुधार का एक तरीका मानते हैं, ठीक है। चलिए, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। किसमें? तो देखिए मैंने पहले भी यह सवाल करवाया है, तो उसमें जो कारण है, मुख्य कारण है, वो है आपका अधिगम शैली में, ठीक है। चलिए, चलिए 22 नंबर सवाल है कि भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन कौन सा है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो देखिए प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय है जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, बच्चे तक सीखते हैं, जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं तब होगा। दूसरा, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। तीसरा, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो देखिए इसमें ये जो कथन है ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, ये सही नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो देखिए प्राथमिक विद्यालय का जो शिक्षक है उनको शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना चाहिए, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का, तो देखिए समाजीकरण का प्रमुख कारण क्या है इसमें? तो देखिए समाजीकरण होता कैसे है? समाजीकरण जो होता है वो सबसे पहले जो कारण है वो है परिवार, ठीक है। प्राथमिक कारकों में प्रमुख है परिवार और मित्र, यहीं से शुरू होता है समाजीकरण। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। क्यों? बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्यों? तो देखिए क्योंकि सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। इन्फोग्राफिक्स क्या है? इन्फोग्राफिक्स क्या है? तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इन्फोग्राफिक्स जो है, ठीक है, ये चित्रों और ग्राफ्स के जरिए जानकारी देना इन्फोग्राफिक्स कहलाता है। इन्फोग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स और चित्र होते हैं जो जानकारी और डेटा को दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। इन्फोग्राफिक का मुख्य उद्देश्य जटिल डेटा को सरल और दृश्यमान बनाना है ताकि व्यक्ति कम समय में जानकारी प्राप्त कर सके। और इन्फोग्राफिक्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनकी सबसे आम विशेषता दृश्य और पाठ का संयोजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जेंडर इंक्लूजन फंड किसके लिए है? देखिए जेंडर इंक्लूजन फंड जो है ये लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए है, ठीक है। यह NEP 2020 के तहत इस कोर्स का उद्देश्य सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समान शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उनके लिए शिक्षा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।
चलिए अगला सवाल है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ब्लूम टैक्सोनॉमी का मुख्य उपयोग क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ब्लूम जो टैक्सोनॉमी है उसका मुख्य उपयोग क्या है। तो देखिए इसका मुख्य उपयोग है पाठ्यक्रम निर्माण में, मूल्यांकन की योजना बनाने में, अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निर्धारण में, अनुपयुक्त सभी। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में ब्लूम टैक्सोनॉमी का मुख्य उपयोग जो है मैंने आपको बताया, यह शैक्षिक उद्देश्यों को निर्धारित करने, पाठ्यक्रम के निर्माण और इन उद्देश्यों के अनुरूप मूल्यांकन की योजना बनाने में मदद करता है। यह याद रखने से लेकर विश्लेषण और सृजन तक के संज्ञानात्मक स्तरों को व्यवस्थित करता है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।